अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 1 का पार्ट 5, ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा और इसके अंदर हम वीडियो जो हैं वो करेंगे कंप्लीट हमारी 9 to 11 तक। तो इसमें हमारा चैप्टर 1 जो ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर 1 में टोटल 11 वीडियोस थी। इससे पहले 4 वीडियोस, 4 पार्ट इस हम बना चुके हैं, 5वां पार्ट है। तो रिकग्निशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमने एलिमेंट्स देखे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं। अब इनको रिकग्नाइज करने की बात कर रहा है। रिकग्नाइजेशन, रिकग्नाइज का जो वर्ड है उसका मतलब होता है जानना, पहचानना। रिकग्नाइजेशन क्राइटेरिया क्या है, मतलब ये वो क्या बेस बनाए या किस बेस के ऊपर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एंट्रियां करनी है। मतलब आपके सामने एक एंट्री आती है तो आप उसको कैसे रिकग्नाइज करेंगे कि ये हमारा एसेट है, हमारी इनकम है, हमारा एक्सपेंस है, ऑनर इक्विटी है या लाइबिलिटी है। ये 5 हमने एलिमेंट्स पढ़े थे। तो हमने रिकग्नाइज कैसे करना है। अच्छा, इसके ना 2 पैरामीटर्स है रिकग्नाइज करने थे। लेफ्ट वाले में देखें क्या लिखा हो, प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू मतलब टू दी एंटिटी और फ्रॉम दी एंटिटी। मीन्स के अगर कोई बेनिफिट और एंटिटी को मिल रहा है या एंटिटी को से वो बेनिफिट जा रहा है, एक ये क्राइटेरिया है। दूसरा ये कॉस्ट ऑफ वैल्यू कैन बी मेजर्ड विद रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो भी आप एंट्री करने लगे हैं, आपके सामने आई है, उसकी रिलायबिलिटी का मतलब यह है कि उसकी इनवाइस, उसका बिल या वो रसीद अवेलेबल हो जिसकी बेस पे आपको पता, हाँ ये इंफॉर्मेशन जो है ना फेयर इंफॉर्मेशन है। ऐसी नहीं ज़बानी इंफॉर्मेशन जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंटर नहीं होती, उसका रिकॉर्ड रिकॉर्ड होना चाहिए। अच्छा जी, रिकग्निशन क्राइटेरिया के ऊपर आप या तो डिसाइड करेंगे एसेट है ये। एसेट ये है कि जब भी कोई फ्यूचर में आपको बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को किसी एसेट की वजह से मिल रहा हो या किसी चीज़ की वजह से मिल रहा है, तो उसको आप एज एसेट रिकॉर्ड करेंगे। जैसे सपोज कि आप एक गाड़ी लेती, कंपनी गाड़ी लेती है, तो फ्यूचर में कंपनी को उसका फ़ायदा ये होगा कि कंपनी के जितने भी कन्वेंस के खर्चे हैं वो बचते जाएंगे। मीन्स कंपनी को एक फ़ायदा दे रही होगी। तो भले आज एक एक्सपेंस है वो, लेकिन फ्यूचर में वो आपको एक बेनिफिट देगी, इकोनॉमिक बेनिफिट। तो इस तरह वो एसेट होगी। फिर कॉस्ट और वैल्यू जो है उसकी रसीद अवेलेबल है, रिलायबली आप उसको कर सकते हैं। लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी वो है जो कि इकोनॉमिक बेनिफिट कंपनी से जा रहा हो, ठीक है। मीन्स के फ्यूचर में जाएगा। जैसे आज आपने कुछ किसी के पैसे देने हैं एंटिटी ने, तो जैसे 25,000 देने हैं, तो 25,000 फ्यूचर में आपने पे करने हैं। तो ऐसी जो एक एंट्री आपको होगी, तो आप वो कहेंगे कि ये हमारी लाइबिलिटी है कंपनी की। तो इसकी भी जो मैयर रिलायबली मतलब ये है कि उसकी भी कोई रसीद अवेलेबल। जैसे अगर आपने बैंक से लोन लिया तो सारी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होती है, बैंक से हमने इतना लोन लिया उसकी डॉक्यूमेंटेशन है। वो डॉक्यूमेंटेशन इस चीज़ का प्रूफ है कि ये रिलायबल इंफॉर्मेशन है। अच्छा जी, इनकम क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इनकम कहते हैं कि अगर आपका कैश कंपनी का बढ़ गया है, जो जो बड़ा है, तो वो कंपनी की इनकम है। मीन जैसे कोई चीज़ कंपनी ने सेल की है तो उस केस में क्या होगा, कैश अगर आया है तो कैश इंक्रीज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये इनकम है। या फिर आपने कोई चीज़ दी है, जैसे आपने किसी का कर्जा देना था, आपने उसको कोई चीज़ दे दी है, ठीक है, और उससे पैसे नहीं लिए। पैसे क्यों नहीं लिए? कि आपने पहले से उसके देने थे। तो क्या होगा, तो आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपकी इनकम है। मीन्स के डिक्रीज इन लाइबिलिटी और इंक्रीज इन कैश, ये दोनों इनकम है आपकी। आगे आगे मजीद जब एंट्रीज करेंगे तो आपको मजीद चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, आप ये समझते जाएंगे साथ साथ। अमाउंट कैन बी मेजर्ड रिलायबिलिटी, जाहिर है को रिसीव वगैरह तो इसके अवेलेबल। एक्सपेंस क्या है? डिक्रीज इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट रिलेटेड टू अ डिक्रीज इन एन एसेट। एसेट देखिए, अच्छा एसेट के जो हमने सब हेड पढ़े थे उसमें एक कैश भी था। कैश को सिंपल रखते हुए कैश की एग्जांपल देता हूँ कि एसेट आपका कैश है, आपने कोई चीज़ खरीदी है तो आपने पेमेंट कर दी उसको, ठीक है। जैसे हमने लैपटॉप की एग्जांपल दी थी, लैपटॉप खरीदा, 1 लाख रुपए पे कर दिया कंपनी के अकाउंट से। तो कंपनी का कैश अकाउंट जो था, एसेट अकाउंट जो था कैश वाला, वो कम हो गया। कम होने का मतलब ये एक्सपेंस बन गया, ठीक है। और इसी तरह अगर आप वो लैपटॉप के पैसे नहीं देते, आप कहते हैं कि फ्यूचर में देंगे, हम पे करेंगे, तो आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। तो इंक्रीज ऑफ अ लाइबिलिटी, ठीक है, ये देखिए इंक्रीज ऑफ अ लाइबिलिटी, ये भी एक्सपेंस है। और डिक्रीज इन एसेट जो कि कैश अकाउंट है, वो भी एक्सपेंस है।
ठीक है। इसी तरह इंक्रीज इन एसेट अकाउंट जो कि कैश अकाउंट था उसको भी इनकम कहते हैं, या आपकी लाइबिलिटी कम होगी, ठीक है, तो वो भी, या कर्जा पे कर दिया आपने तो वो भी इनकम है। सही हो गया। अच्छा जी, ITTR पढ़ लीजिएगा। और जी बेसिक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वीडियो नंबर 10 है इसका, ये मेजरमेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही चल रहा है। अच्छा जी, हम मेजरमेंट बेसिस क्या होते हैं, ठीक है, कॉस्ट या वैल्यू जो है किस किस बेस पे मेजर की जाती है। एक हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है, प्रेजेंट वैल्यू, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी कहते हैं, NRV। अब ये मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे कैसे होगा। ये मैंने जो लेफ्ट पे एंट्रीज की है मैंने एंट्री की है, राइट वाला आपको स्लाइड्स मिल जाएगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, कोई सपोज है कि आपने ने कोई चीज़ खरीदी है 10,000 की, चले जी हमने साइकिल की बात कर लेते हैं, मोटरसाइकिल 10,000 में नहीं आता, साइकिल आ जाता है। साइकिल 10,000 का हमने लिया, 2 साल के बाद उसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट 10,000 फिलहाल आप रखेंगे, 10,000 है, ठीक है। करंट कॉस्ट 2 साल बाद हम मौजूदा दिन में खड़े हैं, हम देख रहे हैं कि आज आज के दिन में इसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। या आज के दिन में अगर मैं साइकिल, इसी कंडीशन के साइकिल को रिप्लेस करता हूँ, न्यू नहीं, इसी कंडीशन, इसको भेज देता हूँ, इसको सेपरेट कर दे, इसी कंडीशन का साइकिल मुझे कितने में मिलेगा, आप कहते हैं जी 8,000 का मिलेगा, ठीक है। तो आप कहेंगे जी 8,000 का मैं बेचूंगा, यही होता है ना। आप वैल्यू ऐसे डिसाइड करते हैं ना, मार्केट वैल्यू, ये करंट कॉस्ट, इसको करंट वैल्यू भी कहते हैं। अब इस 7,000 जो है ना, इधर 3 वाला देखें, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 7,000 मैंने लिखी हुई है। ये क्या है कि आपने सोचा जी 8,000 का मेरा साइकिल बिक जाएगा, ये है करंट करंट वैल्यू है, करंट कॉस्ट। तो आप जब बेचने लगे हैं तो आपको पता उतने का नहीं बिकता, सपोज के 7,000 का बिक गया, तो ये होगी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब जो एक्चुअली आपको मिल गई है अमाउंट, ठीक है। आगे रह गया 7,500 प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ये थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, आगे जाके डिटेल से आएगा, मैं आपको सिंपल समझाने की कोशिश करता हूँ। अब साइकिल जो है आप वो बेचते नहीं है, आप साइकिल रेंट पे दे देते हैं, रेंट पे चलाते हैं उसको, और आप उसको चलाते रहते हैं, और आप सपोज के एस्टिमेट करते हैं मैं इसको 3 साल चला, और आपने 3 साल में ना उसके ना 7,500 रुपये कमा लिए, ठीक है। अब चलिए इसको और थोड़ा सिंपल करते हैं कि आपने 10,000 रुपये कमा लिए 3 साल में रेंट पे चलाने के बाद। अच्छा, आज की वो तो आपको फ्यूचर में मिल रहेंगे ना, थोड़े 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 करके मिलके, आपको पता है इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है और रुपीज की वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती है। आज की डेट पे खड़े होकर जितने भी फ्यूचर में आपने जितने पैसे अपने कमाने हैं, अर्न करने हैं, उसको आप आज की डेट में ना इन्फ्लेशन का फैक्टर लगा के ना डिस्काउंट बैक करो, ठीक है, उसकी जो वैल्यू में कमी आनी है। तो आज की डेट में आप खड़े हो कहते हैं यार ये तो 7,500 बनते हैं, तो ये है प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, ITGR पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी, अब ये देते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूजफुल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जब भी बात होगी तो आप समझ लीजिएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक वो होती हैं जिन पे ना मैथ अप्लाई नहीं होता, क्वांटिटेटिव में मैथ अप्लाई होता है, क्वालिटेटिव पे मैथ अप्लाई नहीं होता, ये वैसी क्वालिटीज है जिसे निकला है ना। अच्छा जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वालिटीज क्या क्या होती है, फंडामेंटल क्वालिटीज हैं, उसमें रेलिवेंस आता है और उसमें फेयरफुल रिप्रेजेंटेशन आता है। रेलिवेंस ये आगे मैं बताता हूँ क्या है, इनहेंसिंग होती है। क्वालिटेटिव करेक्टर्स दो तरह की होती है, फंडामेंटल और इनहेंसिंग। फंडामेंटल में दो होती हैं, रेलिवेंस और फेयरफुल रिप्रेजेंटेशन, और इनहेंसिंग के अंदर 4 होती हैं, कंपैरेटिव, वेरीफाइबिलिटी, टाइमलीनेस और अंडरस्टैंडेबिलिटी। अभी मैं आपको अभी मैं आपको जो है ना ये अगली स्लाइड में बताता हूँ कि ये है क्या। रेलिवेंस, कन्फर्मेटरी वैल्यू। अच्छा, कन्फर्मेटरी वैल्यू मतलब कोई भी जो वैल्यू है जिसका मैं कहूँ जी, जैसे साइकिल 10,000 का है, आज मैं कहता हूँ साइकिल जी फलां वक्त मैंने ना 10,000 का लिया, तो अगर कोई वैल्यू आज की डेट में आपको बताऊँ और पास्ट में जाके आप उसको वेरीफाई करें तो वैल्यू कंफर्म होती हो तो कंफर्मेटरी वैल्यू उसको कहते हैं, ठीक है। प्रेडिक्टिव वैल्यू ये है कि अगर कोई आपको मैं वैल्यू दूं तो आप उस वैल्यू या उसका एनालिसिस करके फ्यूचर में किसी वैल्यू को प्रोडिक्ट कर सकें या रिजल्ट निकाल सकें, उसको प्रेडिक्टिव वैल्यू कहते हैं। ये दोनों मिला के रेलिवेंस बनता है, ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट मिला के रेलिवेंस बनता है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर
कंफर्मेटरी वैल्यूज और प्रिडिक्टिव वैल्यू हो तो हम कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन रेलिवेंस है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेलिवेंस का प्रिंसिपल उसने यूज किया हुआ है। ठीक है। एक हम मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, मटीरियलिटी का मैं आपको बताता हूँ। मटीरियलिटी बेस करती है नेचर पे, मैग्नीट्यूड पर, ये दोनों चीज़ों पे। इसको ना मैं आपको बड़े आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। सपोज के आप ना सफ़र में निकले हैं, 3 दोस्त आप सफ़र में निकले हैं, आप वापस आए हैं। वापस आने के बाद आप कहते हैं चलो जी खर्चा को डिवाइड करते हैं, हिसाब करो जी। हिसाब करने लगे जी, आपने महंगे महंगे होटल में खाना खाया, और आप में से ना एक दोस्त ने ना एक जगह पे ना अकेले ने आइसक्रीम खाई थी। सपोज का आइसक्रीम 50 रुपए की खा ली, और आपने दूसरी तरफ खर्चे किए महंगे महंगे, 10,000, 15,000, 2,000 का खाना पर हेड खाया। तो 50 रुपए की आइसक्रीम उसने खाई ना। आप जब हिसाब किताब करने लग गए, अच्छा ये मटीरियलिटी इज एन एंटिटी स्पेसिफिक, ये भी मैं आपको बताता हूँ, इसका इसमें कवर हो जाएगा। अच्छा अब जब वो आइसक्रीम की बात आई ना, तो उसको भी टोटल खर्चे में डाल के ना डिवाइड करने लगे ना जब, तो उनमें से एक दोस्त कहता है यार छोड़ यार, ये भी कुछ डालने वाला है, तो 50 रुपए डालने हैं, छोड़ यार दफा कर, रहने दे, ये नहीं डालना हमने। अब मटीरियल एंटिटी स्पेसिफिक में वो एक दोस्त कहता है डालना है, जो कि डालने लगा, तो दूसरा कहता है भाई नहीं डालना, ये छोड़, ये भी कोई यार 200 में ऐसे इतने हिसाब किताब नहीं होते। ठीक है, ये तो एंटिटी स्पेसिफिक मीन पर्सन टू पर्सन वेरी या ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है। अभी करते हैं नेचर मैग्नीट्यूड पे बात। नेचर अगर देखी जाए तो ठीक है, एक्सपेंस किया था भाई, शामिल होकर उसको चार्ज करना चाहिए थर्ड पर्सन को, जो तीसरा बंदा है। मैग्नीट्यूड ये है कि यार अब हम शामिल कर रहे हैं 2,000, 10,000, बड़े बड़े खर्चे, 50 रुपए तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से बहुत छोटा है, तो उसको शामिल ना करो। तो ये मैग्नीट्यूड के हिसाब से हो गया, ये ओवरऑल मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। अच्छा ये रेलिवेंस में कैसे है, अभी रेलिवेंस को लेके आते हैं, क्योंकि मटीरियलिटी रेलिवेंस के अंडर आती है, उसका एक कंपोनेंट है। अब रेलिवेंस ये है कि अगर आइसक्रीम की हम देखी जाए मैग्नीट्यूड, वो थोड़ी थी, मटीरियलिटी मतलब कम थी, मैग्नीट्यूड कम थी, लेकिन रेलिवेंट तो थी ना, क्योंकि हिसाब किताब जब खर्चे का करे तो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है। लेकिन ये अलग बात है, मटीरियलिटी उसकी मैग्नीट्यूड कम थी। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है जो रेलिवेंस का आपको समझ आ जाए। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन मतलब ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप शामिल कर रहे हैं वो कंप्लीट हो, न्यूट्रल हो, फ्री फ्रॉम एरर हो। मीन्स मतलब सिंपल बात में ये है कि उसके बिल्स अवेलेबल होने चाहिए, बिल के अंदर डेट या कोई फिगर वगैरह इंटर किए, प्रॉपर इंटर किए, कोई मिटा हुआ नहीं होना चाहिए, कोई मतलब टेम्परिंग ना हुई हो, और जहाँ से बिल जनरेट हुआ है, जिस होटल से हुआ, जहाँ से हुआ, किसी शॉप से हुआ है, वो बिल वेरीफाई होता हो, तो ये फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। इनहेंसिंग क्वालिटी में कंपेरेटिव कंपेरेबिलिटी देखते हैं कि सपोज के एक चीज़ आपने 2 साल पहले खरीदी 100 रुपए की, आज अब वो चीज़ जो है आप खरीद रहे हैं 500 की, कंपेयर हो रही है यार, मतलब 2 साल में 400 रुपये बढ़ गया रेट। तो इस तरह ना हो, रेट्स में कंसिस्टेंसी हो कि 2 साल पहले अगर 200 की खरीदिए, ठीक है भाई, मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ गई तो 50 रुपये ज्यादा कर लो, 150 की लगा लो। तो इस तरह कंपेयर हो सके, कंसिस्टेंसी हो रेट्स में या वो एंट्री में। वेरीफाई ये होती है कि जो भी एसेट्स हैं, मैं एसेट में समझाता हूँ, कि आप जैसे कोई स्टोर के आइटम है, आप उनको ना डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं, वेरीफाई करना जी, ठीक है जी वेरीफाई करो, आप डायरेक्ट उसकी काउंटिंग कर सकते हैं। इनडायरेक्ट ये होता है कि आप कोई जो मेथड है, जैसे स्टोर के ऊपर ना फीफो लिफो मेथड भी लगते हैं, वेटेड एवरेज भी लगता है, वो लगा के आप उसको स्टॉक को वेरीफाई करें। ठीक है। बट डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट काउंटिंग, जैसे कैश की मैं बात करूँ यार, कैश को डायरेक्ट ऐसे वेरीफाई किया जा सकता है, आप कहोगे काउंटिंग करके निकालो भी सारा कैश सामने रखो। और इनडायरेक्ट कैसे किया जा सकता है जी, इनडायरेक्ट ये है, आज जितने भी बिल जमा हुए हैं, जितने लोगों को हमने पेमेंट किया, पेपर से काउंटिंग कर लो सारी, ये इनडायरेक्ट काउंटिंग। टाइमलीनेस, टाइमलीनेस ये है कि अगर डाटा जो है वो आज, अगर डाटा हमें रिक्वायर्ड है आज, या आज की जो एंट्रीज हैं वो आज बुक ऑफ फाइनेंशियल बुक्स के अंदर आज इंटर कर दी जाए। ये नहीं है इन्फॉर्मेशन आज चाहिए, और जो आज हमें इन्फॉर्मेशन में पेश की गई है वो हमें जी हफ्ता पहले तक की दी गई जी, ये इस हफ्ते की एंट्रियां भी रहती हैं। तो ये टाइमली रिपोर्ट या रिलायबल इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको आधी इन्फॉर्मेशन दी है, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, टाइमलीनेस होता है। अंडरस्टैंडेबिलिटी ये है कि जो भी एंट्रीज की गई हैं वो सारे जो रूल्स बनाए गए हैं उसको फॉलो करके बनाए गए हैं,
रीजनेबल नॉलेज मतलब वो सारे रूल जो हैं प्रॉपर वो लगाएंगे। डिस्क्लोजर मीन के जहाँ पे भी आपने अगर जैसे नोट्स, डिस्क्लोजर मीन नोट्स लगा देना ना नीचे। अगर आपने कोई एंट्री जैसे कुछ आप कहते हैं कि इधर जाके अगर किसी को डाउट है तो नीचे जाकर नोट पढ़ ले, तो उसका डिस्क्लोजर दे देना कि भाई एक तो ये है कि ये जो जैसे मैंने सपोज कि मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन कहती है आपने ना ये काम करते हुए ना ये 5 चीज़ों का ख्याल रखना है। मैं 5 वो काम करता हूँ और नीचे ना वो 5 रूल्स का मैं 5 रूल्स फॉलो करता हूँ जो मेरी कंपनी ने मुझे दिए। मैं नीचे लिख देता हूँ कि ये जो मैंने स्टेटमेंट बनाई है, ये जो मैंने वर्क किया है, ये ना ये फला जो रूल्स कंपनी ने मुझे दिए मैंने उसको फॉलो करके बनाई है, डिस्क्लोजर दे दिया। अच्छा, फिर किसी जगह पे मुझे ना वो जो रूल्स दिए थे ना, कोई एक ऐसा आइटम एंटर कर रहा था कि वो ना 5 रूल्स ना थोड़े से मुझे डिविएट करने पड़ रहे थे, लेकिन वो लॉजिकली बिल्कुल ठीक था, मैं डेविएट कर सकता था। तो मैंने वो जब डेविएट किया तो मैंने उसका नोट लगा दिया कि मैंने ये ना इस बेस पे किया है। ठीक है, तो ये डिस्क्लोजर होता है। चलें जी, आईटीटीआर हैंड में आ गए हैं, ये पढ़ लीजिएगा आप, जो हम पीछे सीख के आए हैं सारा, ये वो ही है सारा। चलिए जी, थैंक यू। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया माशाल्लाह। फीडबैक जो है वो मुझे आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में दे दिया करें, कोई क्वेश्चन हो उधर ही पूछ लिया करें, उससे मुझे ये पता चलता रहता है कि लोगों को, स्टूडेंट्स को, मेरे जो ग्रुप मेट्स हैं या जो भी हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को समझ आ रही है कि उससे फिर ये होता है कि मुझे आइंदा भी जो है ना उसको लेक्चर बनाने में, वीडियो बनाने में हेल्प मिलती है। चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।